बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं जो हम सबके लिए शुरू से नुकसानदायक रहे हैं और उन्हीं में एक है पारा। पारा बहुत ही ख़तरनाक है और अगर बात करें तो आए दिन इसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है। और पारे प्रदूषण को देखा जाए तो मिनीमाटा सम्मेलन जो है वो इसी के लिए हुआ है और इस पर भी यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पारे को लेकर। सो ये दोस्त, ये पूरा का पूरा लेसन जो है वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इन्वायरमेंट दोनों के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं। इस लेसन में हम लोग लेसन नंबर 75 के बारे में बात करेंगे, जहाँ लेसन 78 के पहले मैंने कुल 77 लेसन जो है आपके बना दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप पीछे से इन्हें फॉलो करते आ रहे हैं और आपके विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़े सारी की सारी तैयारी आपको यहाँ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल आईएएस के नाम से गोरखपुर में, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ दिल्ली के सारे अध्यापकों की टीम के द्वारा। जैसे आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। 30 प्रश्न आपके लगभग इन्हीं विषयों से आ जाते हैं। 18 वर्षों से अधिक समय से मैं आपको लगातार यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें आती हैं, एक तो विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण पर। दोनों मैग्रा हिल में प्रकाशित होती हैं और जब भारत में सर्वाधिक बिकने वाली किताबों में आती हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको मेरे सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, वो आप सामने देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको सारे वीडियो के लिंक भी टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। t.me/ravi_upsc_academy दिस अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ जुड़े रहिए मेरे साथ सारे अपडेट्स के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। अनअकैडमी पर मेरी जो प्लस क्लासेस हैं वो आपको unacademy.com/ravi2010 पर अवेलेबल है। यहाँ आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं जो निःशुल्क है। स्पेशल क्लासेस में आपको बहुत सारे विषय, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पे आपको कोई भी अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं, अतिरिक्त 10% का छूट आपको मिल जाता है। भारत के जो बेस्ट एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर आपको फेस यहाँ पर लाइव सेशन लेते हुए दिख जाएंगे। और ये आप सबके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको एक ही मंच पे उपलब्ध हैं। अनअकैडमी का एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। मैं आपको बता दूं, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी आपको दे रहा है 2022 के लिए। यहाँ यूपीएससी सीएससी के जो भी लर्नर्स हैं 2022 के लिए जा रहे हैं, वो सब इस कोड को स्कैन करें और डायरेक्टली यहाँ पर जाकर इस कोर्स को ज्वाइन करें। अनअकैडमी पर जो प्राइजेस हैं वो हाइक होने जा रहे हैं। 20% की प्राइस जो है लगभग बढ़ने जा रही है। इस प्राइस के बढ़ने के पहले अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें, 10% अतिरिक्त डिस्काउंट पे अभी आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट जो है वो करंट अफेयर्स स्पेशल दैट इज़ ऑन 29 मई 11 बजे हो रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप और प्राइजेस भी मिल रहे हैं। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिए और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है टेस्ट, आप इसे ज्वाइन कीजिए। आज हम बात करते हैं पारा प्रदूषण को लेते हुए। पारा एक तरह से विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण दोनों में आता है, क्योंकि विज्ञान तकनीकी में क्योंकि इसके बहुत सारी तकनीकी बल्ब और काफ़ी तकनीकियाँ यूज़ की जाती हैं, और दूसरी तरफ ये एक प्रदूषण के रूप में भी है। आइए बात करते हैं हाल ही के दिनों में एक्चुअल में हुआ क्या है। बाली, इंडोनेशिया में एक गैर बाध्यकारी घोषणा को अपनाने के लिए बात की गई है। यहाँ पे मुलाकात हुई है। वैश्विक स्तर पर जो पारा है, जो पारा प्रदूषक है, उसके अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ाने की एक पहल है। ठीक है, तो कह लीजिए कि बाली, इंडोनेशिया में जो हितधारक हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, ओके, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे उन्होंने मिलकर ये गैर बाध्यकारी को कहने के पीछे कारण कि एक्चुअल में क्या है कि देखिए, 2 कैटेगरी में हम पूरे विश्व को बांट सकते हैं, एक विकसित राष्ट्र और दूसरा विकासशील राष्ट्र। ओके, दूसरा विकासशील राष्ट्र। अगर आप ये सोचते हैं कि जो पैरामीटर विकसित राष्ट्र के हैं वही पैरामीटर विकासशील राष्ट्रों के लिए भी लाएंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में काफ़ी गरीबी है, औद्योगिक इकाइयाँ नहीं हैं। वहाँ उनको सडनली अगर फोर्स करेंगे तो काफ़ी जीविकोपार्जन और वहाँ की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर बात की गई गैर बाध्यकारी, क्योंकि हम बाध्य तो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि पर्यावरण पूरी दुनिया का एक ही है, तो कोशिश तो सबको करनी होगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं मैं गैर बाध्यकारी शब्द को यहाँ क्यों ले रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र के साथ अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की सरकार ने पारा के वैश्विक अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बाली घोषणा के लिए मिनिमाता कन्वेंशन के अंतर्गत पार्टियों के समर्थन और प्रतिबद्धता मांगी। कहने का सीधा मतलब है दोस्त, यहाँ पर जो भी असल में आपको बताऊँ, एक मिनिमाटा सम्मेलन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पारे को लेकर, पारे को फेस आउट करने के लिए, पारे को समाप्त करने के लिए, उपयोगिता और जो भी है पूरा समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आपको बताऊंगा, ये जो कन्वेंशन है, जो मुद्दे को जो इंडोनेशिया में जो उठाया गया, बाली में उठाया गया, ये मिनिमाता सम्मेलन COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 4.2 पर पार्टियों के सम्मेलन की
चौथी बैठक के दूसरे दौर, चौथी बैठक का मतलब कोप टू 4 हो गया और दूसरा दौर मतलब 4.2 हो गया, में चर्चा की गई इस बारे में। यहाँ पर चर्चा हुई क्या है मैं आपको बताऊँ। देखिए गैर बाध्यकारी जो घोषणाएं हुई हैं, पार्टी मतलब जो मेंबर हैं इसके, उनको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से कहा गया कि हम पारे में व्यापार की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक व्यवहारिक उपकरण और सूचना साझाकरण प्रणाली विकसित करेंगे। एक्चुअल में ऐसा होता है कि एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री में अगर कोई व्यापार कर रही है, पारे को इधर उधर कर रही है, या पारे से बनी हुई कोई चीज़ है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जा रही है, तो वहाँ पर उसकी निगरानी और सूचना जरूर देनी चाहिए कि यहाँ पर इन चीज़ों में पारा का उपयोग किया है। जैसे आप एक उदाहरण ही ले लो ना, जो CFL बल्ब होते हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं CFL बल्ब में पारे का उपयोग होता है। मान लीजिए कोई कंट्री दूसरे कंट्री को CFL बल्ब ही दे रही है, तो उसे इस तरह की सूचना बतानी होगी कि इसमें पारे का उपयोग कितना हुआ है, इस तरह की चीज़ें। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि जो अवैध व्यापार है ना, वो भी पारे का बिल्कुल नहीं करना है। इसमें सारे के सारे जो भी कारीगर और छोटे पैमाने, वैसे सोने के खनन में पारे के उपयोग को कम करना शामिल है। अब जैसे सोने वोने का खनन किया जाता है है ना, उसमें भी पारे का उपयोग किया जाता है। जो कारीगर होते हैं वगैरह, इन सबको इस बारे में जागरूक करने की कोशिश है कि हम पारे का उपयोग कम से कम करें। इवन आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, मान लो कहीं पर थर्मामीटर बन रहे हैं, तो थर्मामीटर वगैरह बन रहे हैं, तो जो लोग उसके अगल बगल जो काम कर रहे होते हैं ना, वो भी उसके एक्सपोजर में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे उनका अच्छा खासा नुकसान होता है। ऐसे व्यापार से संबंधित डेटा और जानकारी साझा करें, ठीक है, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आप इन चीज़ों के बारे में जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को दूसरे को साझा नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन, तब तक पता नहीं चलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पारे कहीं ना कहीं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में दिया जाएगा, ट्रांसफ़र होता ही रहेगा। मिनीमाटा सम्मेलन जहाँ पर पारे को लेकर बात की गई, इस बारे में हम आपसे बात कर लें। पारा पर जो मिनीमाटा सम्मेलन है, ये असल में क्या है, एक वैश्विक समझौता है और पूरी तरह से कोशिश करने की पर्यावरण और स्वास्थ्य में पारा उससे जुड़े यौगिकों को प्रभाव से बचाना है। इसके लिए तो आपको इसका निर्माण कार्य भी रोकना पड़ेगा। फिलहाल निर्माण कार्य किसका रोकना पड़ेगा? पारे का तो निर्माण कार्य आप लोग नहीं सकते, क्योंकि पारा तो एक प्रकृति में मौजूद एक हैवी हैवी एलिमेंट है ना। वही बात मैं कह रहा हूँ। 2013 में इस मिनीमाटा सम्मेलन को अपनाया गया, प्रभाव में आते आते 2017 आ गया, जो कि 40 कंट्री को इसके लिए साइन करना था, रेटिफाई करना था। उसको करते करते लगभग 4 साल लग गए। मिनीमाटा कन्वेंशन ने पूरी तरह से विशेषताएं क्या ध्यान रखेगा, यहाँ जो पारा खानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जहाँ से पारा निकाला जाता है। मौजूदा जो खान है उनको प्रतिबद्ध चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाए। कई उत्पादों और प्रक्रियाओं में जो पारा का उपयोग हो रहा है उसको भी धीरे धीरे समाप्त करें। मैंने भी आपको क्या बोला, जो हम घरों में थर्मामीटर, स्फेगमोमैनोमीटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर बताने के लिए, बीपी बताने के लिए, इन सबको आज डिजिटल किया जा रहा है। और डिजिटल करने का सीधा अभिप्राय यह है कि पारे को यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं। ओके, साथ ही साथ वायु में भी इसका उत्सर्जन हो रहा है। ये सारे के सारे पारा को, पूरे पारा को यहाँ चरणबद्ध तरीके से हटाने की बात हो रही है। पारा के भंडारण, उसके जो अपशिष्ट हैं, पारे के भंडारण, इसके अपशिष्ट, पारे से दूषित स्थलों के साथ साथ स्वास्थ्य के मुद्दों के निपटान से भी जुड़ा हुआ है यह पूरा का पूरा सम्मेलन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताऊँ लगभग 130 ऐसे देश हैं, 130 ऐसे देश हैं जो मिलकर साथ आते हैं, पारे की आपूर्ति और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इसकी उपयोगिता को कम करने की बात करते हैं, उसके उत्सर्जन को मिलकर कम करने की बात करते हैं, है ना। ये सारे के सारे मिलकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं 2017 के बाद से, जब से चीज़ प्रभावी हुआ है। भारत भी मिनीमाटा कन्वेंशन का जो अपनाया है, या भारत ने भी इसको अपनाया है 2018 से, भारत इसके लिए भी कार्य कर रहा है। पारा किस तरीके से खतरनाक है, आप स्क्रीन में देखिए। पारा एक भारी चांदी की तरह दिखने वाला एक सफ़ेद धातु है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इनमें से विद्युत पास नहीं होता और यह बहुत ही अत्यधिक विषैला होता है। इसको आप देख सकते हैं, किसी व्यक्ति में कम मात्रा में भी अगर पारा उसके शरीर में जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। उसके पाचन तंत्र को, प्रतिरक्षा प्रणाली को, तंत्रिका तंत्र को, फेफड़े, गुर्दे, आंखों और त्वचा को प्रभावित कर सकता है। WHO ने जिन 10 रसायनों का नाम लिया है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय, में से एक पारा भी है। पारा प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही तरीके से, मानव जनित और प्राकृतिक दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप में अगर हम पारा देखें तो हवा, पानी, मिट्टी हर जगह मौजूद है। ओके, प्राकृतिक स्रोत में अगर हम देखें तो जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, समुद्र से उत्सर्जन है, इनमें भी आपको पारा की मौजूदगी है। साथ ही साथ मानव जनित स्रोतों में अगर देखें तो जीवाश्म ईंधनों के जलाने, सबसे ज़्यादा तो कोयले के जलाने से आता है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में 2020 से पूछा गया, कोयले के जलने से कौन कौन से हैवी मेटल्स आते, तो मरकरी भी उनमें से एक था दोस्त। साथ ही साथ हम जब खनन कार्य करते हैं औद्योगिक प्रक्रियाओं में, यहाँ पर भी जब बोला ना इंडस्ट्री वगैरह, थर्मामीटर वगैरह ये सब, वहाँ पे भी मानव द्वारा जनित तरीकों से मरकरी होता है और मरकरी का एक्सपोजर होता है। पर्यावरण में तो फिलहाल ये ऑलरेडी अवेलेबल है, नेचुरल सोर्सेस है, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर पारा प्रदूषण को जन्म दिया जा रहा है मानव जनित कार्यों को, उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है।
आपको पता है 1 वर्ष में अनुमानतः लगभग 2220 मीट्रिक टन कार जो पारा है, उसका उत्सर्जन होता है किससे? मानव द्वारा जनित। सोचिए इस पूरे को तो कंट्रोल किया जा सकता है ना, इस पूरे को। ओके, और एक बात बताऊँ, वायु में जो पारा उत्सर्जित होता है वो पानी, मृदा हर जगह आता ही है, वहाँ से नीचे सेटल डाउन करके। यहाँ तक बोला गया कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो पारा वगैरह जो पानी के अंदर जाता है उसको मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा, मिथाइल मरकरी बहुत खतरनाक होती है, जहर होता है। ये मछलियों के अंदर आता है, मछलियों से आपको शंख के अंदर आता है, मछली खाने वाले जानवरों में आता है, उन जानवरों में हम लोग भी आते हैं, स्तनधारियों में। आपको पता है मछली ये बारे बारे जब आपके शरीर में, मान लो कोई महिला है जो गर्भवती है, अगर वो इस तरह के मिथाइल मरकरी को खाती है, उसके बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है। छोटे बच्चों के रक्त प्रवाह में मिथाइल मरकरी का उच्च स्तर है ना, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारे के सारे खतरे, जिससे बच्चे को सोचने और सीखने की समस्या आती है, ध्यान रखिएगा। मिथाइल मरकरी तो फिर भी विषैला है, लेकिन जो एथिल मरकरी का उपयोग होता है, एथिल मरकरी का उपयोग होता है, ये विषैला नहीं। यहाँ तक कि जो टीके वगैरह होते हैं ना, उनको संरक्षण करने के लिए उस केमिकल के अंदर हम रख देते हैं, तो वो खराब नहीं होते हैं। और एथिल मरकरी स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक नहीं है, चीज़ ध्यान रखिएगा। ये देखिए वो प्रश्न जो आपके पेपर में 2010 में पूछा गया, लेकिन यहाँ 2010 में जो प्रश्न पूछा गया वो एक्चुअल में आपके CFL पर पूछा गया। फ्लोरेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प के अंधाधुंध निपटान से निवारण में पर्यावरण में पारा प्रदूषण होता है। ठीक है, सबको पता है CFL जैसे लैंप से होता है। इन लैंपों के निर्माण में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। दीपक के अंदर एक पारा कोटिंग प्रकाश को चमकदार सफेद बनाता है। जब दीपक को चालू किया जाता है तो दीपक में पराबैंगनी विकिरणों के उत्सर्जन का कारण बनता है। जब दीपक चालू होता है तो यह पारा है जो पराबैंगनी ऊर्जा को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। फ्लोरेसेंट लैंप के निर्माण में पारा के उपयोग के बारे में ऊपर दिया गया कोई भी कथन सही नहीं। आप बताइएगा इसमें से कौन सा उत्तर सही है, नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाते हैं वो t.me/UPSC_Academy है। यहाँ पर जाकर आप सारे के सारे PDF ले लें और साथ ही साथ वीडियो के लिंक भी मैं आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ। सो ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है जो मैं आपको बार बार बोलता आता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/Ravi P Agradi, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस सारी मिल जाती हैं और प्लस के अलावा जो स्पेशल क्लासेस होती हैं जो निःशुल्क होती हैं आप सबके लिए, वो क्लासेस भी आपको यहाँ दे दी जाती है। मेरा कोड रवि UPSC है। कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि UPSC कोड को जरूर यूज़ करें, 10% अतिरिक्त डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। अनअकैडमी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि बेस्ट सब्सक्रिप्शन है वो आपको देता है। रीज़न मैं आप सबको इस बारे में बार बार बोलता रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक लाइव मेंटरशिप मिल जाती है। तो एक ट्यूटर के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं रिगार्डिंग योर डाउट्स, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में काफ़ी मदद मिल जाती है। स्टडी प्लानिंग में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ओपन हाउस में एजुकेटर्स के साथ भी जुड़ने का आपको मौका मिलता है। अनअकैडमी आपको प्लस और प्लस के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी देता है। रवि UPSC कोड को यूज़ करने पे आपको अतिरिक्त 10% की छूट भी मिल जाती है और सिर्फ जनरल स्टडीज़ में ही नहीं, ये छूट आपको ऑप्शनल कोर्सेज में भी मिल जाता है इसी कोड को यूज़ करने में। अनअकैडमी आपको 0% EMI या कह लीजिए लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर किसी तरह का फाइनेंशियल क्रंच है तो यहाँ भी अनअकैडमी आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। अगर किसी भी तरह का डाउट है आपको, अनअकैडमी आपको एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी देता है जहां पर मेंटर्स के साथ आप जुड़कर, ये सारे मेंटर्स आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, आप इनके साथ डाउट क्लियर कर सकते हैं विभिन्न विषयों से जुड़े हुए। अनअकैडमी के ऑप्शनल चैनल्स हैं जो लॉन्च हो रहे हैं और यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो लॉन्च हो रहे हैं। 5 जून से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप सबके बता दूं कि सिलेक्शंस विदाउट ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। जितने भी टॉपर्स आप देखें उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर्स होते हैं ऑप्शनल में, तो ऑप्शनल के लिए आप तैयार हो जाएं, आप सहज और सजग हो जाएं और सीरियस हो जाएं और आप ऑप्शनल को जितना भी बेहतरीन करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। ये अनअकैडमी आपको एक ऑप्शन देता है। अनअकैडमी वाई इज़ द बेस्ट वन। यहाँ टॉप 10 रीजंस मैं आपको बताता हूँ। पहला, हम आपको बेस्ट एजुकेटर्स देते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी ऑप्शन देते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, फ्लैक्सिबल आवर्स ऑफ लर्निंग देते हैं, ऑफलाइन सेंटर इज अ मेजर हब जो अनअकैडमी आपको देता है। इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, बेस्ट इन क्लास लर्निंग रेटिंग आपको मिलते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको मिलते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए लाइव मेंटरशिप मिलता है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपके मुख्य परीक्षा के लिए अनअकैडमी आपको देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनअकैडमी इज़ द बेस्ट ड्यू टू दीज ऑल 10 रीजंस। आपको मेरी क्लासेस साइंस टेक एनवायरनमेंट की अनअकैडमी में मिल जाएंगी। ये आप प्लस कोर्सेज पर जाइए और यहाँ पर रवि UPSC कोड को यूज़ कर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन आपके पेपर में इन्हीं 2 विषयों से पीछे के वर्षों में आते रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा विभिन्न ग्रुप वगैरह पर, दोस्तों को, मित्रों को, और इस PDF को आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लेंगे। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।